बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम सिलिकेट सीमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सिलिकेट सीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है सीमेंट के अंदर, और इसके अंदर दो चीज़ें हमें याद करनी है। पाउडर किस फॉर्म में होता है और लिक्विड किस फॉर्म में होता है, और बाद में इसके रिएक्शंस भी पढ़ेंगे हम। एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास, ये पाउडर की अगर कंपोजिशन की बात करें तो एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास जितने भी सीमेंट्स हम पढ़ेंगे सबके अंदर पाउडर और लिक्विड के को मिक्स करेंगे और एक पेस्ट बनाएंगे। और कई पेस्ट हम विस्कस बनाएंगे क्योंकि उसके अंदर रिस्टोरेशन करेंगे। कुछ फ्लोएबल बनाएंगे क्योंकि उसकी हमें प्रॉपर्टीज वैसे चाहिए। हमने पिट्स एंड फिशर सीलेंट्स के तौर पे उसको यूज करना होगा। हमने उसको उसकी प्रॉपर्टीज ही ऐसी हैं कि हमने जैसे उसको रूट कैनाल सीलेंट्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो हमने इसलिए पाउडर और लिक्विड को मिक्स करना है। पाउडर यहाँ पे जो यूज करेंगे सिलिकेट सीमेंट के अंदर, एज द नेम इंडिकेटेड सिलिका इसके नेम के अंदर ही, तो एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास पाउडर यूज करेंगे और फॉस्फोरिक एसिड जो होगा वो लिक्विड जाएगा। और अगर पाउडर की कंपोजिशन बात करेंगे तो सिलिका और एल्यूमिना और फ्लोराइड, ये तीन चीजें मिलकर इसके पाउडर को बनाएंगे। इस सिलिकेट सीमेंट्स की एडवांटेजेस क्या है कि एस्थेटिकली बहुत अच्छा होता है, टूथ कलर्ड होता है, एंटी कीरियोजेनिक। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ्लोराइड आयन है। आपको पता है कि हमारे टूथ के अंदर इनऑर्गेनिक जो कि हाइड्रोक्सी एपेटाइट है वो हमें केरीज से बचाता है हमारे दांत को, और अगर वहाँ पे हो भी रही है तो उसको रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। जबकि जब फ्लोराइड अब्सॉर्ब कर लेता है हमारे दांत के अंदर इनऑर्गेनिक, तो फ्लोरो एपेटाइट बन जाते हैं। फ्लोराइड आयंस गेट्स अब्सॉर्ब और फ्लोरो एपेटाइट के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, और जो कि स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो फिर एंटी कीरियोजेनिक प्रॉपर्टीज दिखाते हैं और फिर केरीज नहीं लगती हमारे दांतों को। तो ये इसकी बहुत अच्छा एंटी कीरियोजेनिक प्रॉपर्टी है। डिसएडवांटेज इसका क्या है कि वीक होता है, सिलिकेट सीमेंट्स वीक होते हैं, ब्रिटल होते हैं, और लो स्ट्रेस बेयरिंग एरियाज में यूज किए जा सकते हैं। जैसे कस्प मॉर्फोलॉजी में नहीं यूज करेंगे, कस्प वगैरह नहीं बनाएंगे आप इनसे। आप पिट्स एंड फिशर में यूज कर सकते हैं, मतलब लो स्ट्रेस बेयरिंग एरिया कहीं भी हो आप यूज कर सकते हैं। नो एडिशन विद द टूथ स्ट्रक्चर, माइक्रो लीकेज होती है इसकी, और ट्रू सेल्फ एडिसिव नहीं होते, वो सिर्फ दो ही होते हैं, जीआईसी एंड पॉलीकार्बोक्सिलेट, जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट। उसके बाद जीआईसी पढ़ते हैं, ग्लास आयनोमर सीमेंट्स। आपने काफी दफा नाम सुना होगा ऑलरेडी। एसिड डिकम्पोजेबल होते हैं, आयन लीचेबल ग्लास, वाटर सॉल्युबल एसिड कॉल्ड पॉली इलेक्ट्रोलाइट। इंपॉर्टेंट यूनिक प्रॉपर्टीज के अंदर क्या होती है? डायरेक्ट एडिशन टू द टूथ स्ट्रक्चर एंड बेस मेटल्स, सेल्फ एडिसिव होता है, केमिकली एंड माइक्रो मैकेनिकली अटैच करता है टूथ के साथ। और इसके आगे एंटी कीरियोजेनिक पोटेंशियल ड्यू टू रिलीज ऑफ फ्लोराइड, पहले बता चुका हूँ। थर्मल कोएफिशिएंट सिमिलर टू दैट ऑफ द टूथ, बायोकम्पैटिबल, और टॉक्सिसिटी लो होती है, और बायोकम्पैटिबल अच्छा होता है। इसके बाद कंपोजिशन में इसके अंदर जो लिक्विड यूज होता है दैट इज पॉली एक्रिलिक एसिड, और उसके साथ टार्टेरिक एसिड और वाटर यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से डिक्रीज विस्कोसिटी डिक्रीज हो सकती है। कोपोलिमराइज्ड विद मैलिक एसिड, अगर हमें जितना विस्कस चाहिए जिससे हमारी हैंडलिंग अच्छी हो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पाउडर जो इसके अंदर यूज होता है, आयन लीचेबल कंटेनिंग कैल्शियम फ्लोरो एल्यूमिनो सिलिकेट। ये जो पाउडर है ये आपने याद रखना है, दैट इज कैल्शियम एल्यूमिनो फ्लोरो एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास। उसके बाद ओपेसिटी, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, लेंथनम, इनकी वजह से ओपेसिफायर बनाते हैं, ओपेसिटी इसकी अच्छी कराते हैं। और टार्टेरिक एसिड और पॉली एक्रिलिक एसिड इसके अंदर हम डालते हैं एज ए लिक्विड। सिलिकेट्स के अंदर हम यूज कर रहे थे फॉस्फोरिक एसिड, और इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं पॉली एक्रिलिक एसिड। सिलिकेट्स के अंदर हम एल्यूमिनो सिलिकेट्स यूज कर रहे थे, और इसके अंदर कैल्शियम फ्लोरो एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास। आगे जाके देखेंगे कि इसके अंदर तीन किस्म के आयंस रिलीज होंगे, कैल्शियम फ्लोराइड एंड एल्यूमिनेट आयंस, और उसी से आगे सेटिंग रिएक्शन वगैरह शुरू होगा। देखिए पाउडर के अंदर सबसे पहले सिलिका जाता है सबसे ज्यादा अमाउंट में, फिर एल्यूमिनेट, और इसकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है। ये इंग्रेडिएंट्स यूज्ड है 1200 टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी फ्यूजन होती है उसमें से, और ल्यूटिंग के लिए ये यूज होता है, और सोडियम फ्लोराइड एज अ रिस्टोरेशन। और इसका पार्टिकल साइज कितना होता है? लेस देन 45 माइक्रोमीटर। और एल्यूमिनियम फॉस्फेट के ल्यूटिंग के लिए यूज होता है, इसके पार्टिकल का साइज 15 माइक्रोमीटर होता है। सेटिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जीएससी का। अगर इसकी बात करते हैं तो डिसोल्यूशन होती है, सबसे पहले आयंस डिसोल्यूट करते हैं, फिर जिलेशन होती है, और फिर हार्डनिंग हो जाती है। जिलेशन समझ लेके प्राइमरी रिएक्शन को कहते हैं, प्राइमरी सेट को कहते हैं, और हार्डनिंग में फिर वो परमानेंट प्रॉपर सेट होना शुरू हो जाता है मटेरियल। लिक्विड और पाउडर दो ही चीजें थी। लिक्विड इसके अंदर पॉलीक्रिलिक एसिड था, और पाउडर इसके अंदर कैल्शियम फ्लोरो एल्यूमिनो सिलिकेट। तीन किस्म के आयंस, वही कैल्शियम एल्यूमिनेट और फ्लोराइड आयन रिलीज होते हैं, माइग्रेट टू द एक्वस फेज ऑफ सीमेंट, जो कि एक्वस फेज क्या था हमारा? पॉली एक्रिलिक एसिड वाला था। उसको उसके अंदर शिफ्ट करते हैं, कैल्शियम आयंस क्रॉस लिंक करते हैं और लॉन्ग चेन्स बना देते हैं, फॉर्म मेटल कैटायन सॉल्ट ब्रिजेस बनाते हैं। और ये जो दूसरे अनरिएक्टेड भी यहाँ पे रह जाता है वो यहाँ पे बताया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास पार्टिकल्स इनटू सिलिशियस जेल फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ अनरिएक्टेड ग्लास पार्टिकल्स। एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास पार्टिकल की सिलिशियस जेल बन जाती है, इसे इनिशियल सेट बोलते हैं। कैल्शियम आयंस आ जाते हैं, अगर मैं आपको पिक्चर भी दिखा सकूं, कैल्शियम आयंस आ जाते हैं, क्रॉस लिंकिंग कर जाते हैं दो COOH आयंस के, जो पॉलीक्रिलिक एसिड के ऊपर होता है कार्बोक्सिलिक आयन, उसके दरमियान। ये होता है इनिशियल सेट, जनरेशन हो जाती है। उसके बाद फाइनल सेट के अंदर वही कैल्शियम रिप्लेस हो जाता है, उसकी जगह एल्यूमिनेट आ जाता है, और फिर वो फाइनल सेट हो जाता है मटीरियल।
उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ सेटिंग लिखा हुआ है मैंने। फाइनर पार्टिकल्स करेंगे तो ज्यादा अच्छी उसका पार्टिकल्स का साइज भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जितने हम स्मॉल साइज पार्टिकल यूज करेंगे तो पार्टिकल का एरिया बढ़ जाएगा, तो ज्यादा कांटेक्ट में आएंगे पाउडर और लिक्विड, एसिड एक दूसरे में, एसिड बेस रिएक्शन ज्यादा तेजी से होगा, एसिड बेस रिएक्शन नहीं होता है, तो सेटिंग रेट बढ़ जाएगा और वर्किंग टाइम डिक्रीज कर जाएगा। उसके बाद टेम्परेचर, आपको पता है ये सारे रिएक्शन जितने भी होते हैं एसिड बेस रिएक्शन डेंटिस्ट्री में एक्सोथर्मिक होते हैं, तो जितना टेम्परेचर ज्यादा रखेंगे उतना ही हम सेटिंग रेट बढ़ेगा और वर्किंग टाइम डिक्रीज होगा। तो हम इसको कंट्रोल करने के लिए हम कूल चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, कूल इक्विपमेंट्स यूज़ करें और फिर एसिड बेस रिएक्शन करवाएं, ग्लास स्लैब वगैरह यूज़ करें। उसके बाद टाइप्स आती हैं जीआईसी की, टाइप 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 होती हैं। टाइप 1 के अंदर ल्यूटिंग बॉन्डिंग आता है, जो कि 1.5 रेशियो 1 से पेस्ट बनता है, 1.5 पाउडर एंड 1 इज लिक्विड, दैट इज पॉली एक्रिलिक एसिड। इस एसिड बेस रिएक्शन से, और ये टाइप 1 जो होती है ल्यूटिंग और बॉन्डिंग के लिए स्पेसिफिक होती है और इसका सेटिंग टाइम होता है ऑलमोस्ट 4 to 5 मिनट्स। उसके बाद टाइप्स 2 की आगे रिस्टोरेटिव की एस्थेटिकली और हाईली फिजिकल प्रॉपर्टीज, रिस्टोरेटिव रीइंफोर्समेंट। इसके अंदर 3:1 जाती है, 3 पाउडर एंड 1 इज आपका लिक्विड, और उसकी वजह से आपका थोड़ा विस्कस टाइप, जिसको आप हैंडलिंग अच्छी कर सकते हैं, वो मटेरियल बनता है और वो स्टैटिक के तौर पर यूज होता है। और टाइप 2 इज फॉर हाईली फिजिकल। उसके बाद 3 आता है लाइनिंग और बेसिस के लिए। उसके बाद ये इसका सेटिंग टाइम होता है 7 मिनट्स ऑलमोस्ट आपका। उसके बाद टाइप 4 होता है आपका पिट्स एंड फिशर सीलेंट्स के लिए। टाइप 5 होता है ऑर्थोडोंटिक और प्रोसेसेस को अटैच करने के लिए, उनको सीमेंट करने के लिए। और टाइप 6 होता है आपका कोर बिल्डअप करने के लिए। कोर बिल्डअप आपका एक किस्म का टूथ अटैच करते हैं, पूरा टूथ बना के आर्टिफिशियल टूथ अटैच करते हैं ऊपर। बॉन्ड्स टू इनेमल एंड डेंटिन बाय डिफ्यूजन बेस्ड ऑन आयन एक्सचेंज, इनेमल इंटरफेशियल कैल्शियम। ये हम सारा प्रोसेस ऊपर पढ़ के आ चुके हैं कि कैसे इनिशियल सेट होता है और फिर फाइनल सेट होता है, कैसे तीनों आयंस कैल्शियम, फ्लोराइड एंड एल्यूमिनेट अपना अपना रोल प्ले करते हैं। डेंटिन लेस मिनरल कंटेंट होती है, तो वहाँ पे स्मीयर लेयर बनती है जो कि सिट्रिक एसिड से दूर हो जाती है, क्योंकि डेंटिन के अंदर इतना मिनरल कंटेंट नहीं होता। 10 to 15% पॉली एक्रिलिक एसिड यूज करते हैं इसके अंदर। आर्टिफिशियली मिनरल कंटेंट डालना पड़ता है इसके अंदर ताकि इसका थोड़ा इंक्रीज हो और फिर हम काम कर सकें। पाइपलाइन सोल्यूशन कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम सल्फेट। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ जीआईसी की बात की हुई है इन्होंने कि मॉडरेटली हार्ड होता है जीआईसी, कांट बी यूज्ड टू रिस्टोर हाई स्ट्रेस बेरिंग एरिया। पहले ही बता चुका हूँ कि हाई स्ट्रेस बेरिंग एरिया में ये यूज नहीं करते। नॉट फॉर क्लास 4, नॉट फॉर कास्ट रीबिल्डिंग, क्योंकि ये एक टूथ कलर मटेरियल है, एस्थेटिक इंप्रूव करने के लिए होता है और एंटीरियर्स में यूज करते हैं। लेकिन जो जीबी ब्लैक क्लासिफिकेशन है उसके अंदर क्लास 4 के अंदर हम इसे नहीं यूज करते, क्योंकि ब्रिटल होता है और वहां से टीयर ऑफ इजीली हो सकता है। और स्ट्रेस बेरिंग एरिया जैसे कस्प रीबिल्डिंग के अंदर हम यूज नहीं करते इसको। और हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी होती है, लो फ्रैक्चर एंड वियर रेजिस्टेंस होती है और लो टेंसाइल एंड फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ। एसिड इरोजन ऑफ जीआईसी, जीआईसी के अंदर एसिड इरोजन भी हो सकती है। इट इज कॉज्ड बाय केमिकल डिग्रेडेशन और सरफेस वियर ऑफ हो जाए, और ये पीएच पे डिपेंड करती है कि पीएच आप डिक्रीज करके है तो वो इरोडिंग मटेरियल हो जाएगा, पीएच से आपका मटेरियल इरोड ऑफ हो जाएगा। आपकी एज ऑफ सीमेंट कितनी है, अगर एजिंग है जैसे प्रिवेंटेड बाय यूजिंग वार्निशेस और सरफेस से आपकी अच्छी हो सकती है पीएच, और यूजिंग इनकैप्सुलेटेड मटेरियल तो आपकी एजिड मटेरियल नहीं होंगे सीमेंट और वाटर पाउडर रेशियो अगर करेक्ट यूज करेंगे तो उससे एसिड इरोजन बच सकती है। फ्लोराइड रिलीज मैकेनिज्म, क्योंकि फ्लोराइड की बार बार यहाँ पे बात हो रही है, तो आपने अगर कोई पूछे कि ग्लास एनोमर सीमेंट की जो प्रोमिनेंट प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, तो वो फ्लोराइड आयन की रिलीज की वजह से एंटी कैरियोजेनिक बन जाते हैं। तो ये आई थिंक जो प्रोमिनेंट प्रॉपर्टी है उसकी ये एफ नेगेटिव आयन फ्लोराइड आयन, मोबाइल आयंस नॉट इन्वॉल्वड इन साल्ट फॉर्मेशन में नहीं होते, और लॉन्ग टर्म फ्लोराइड रिलीज इनकॉर्पोरेटेड इनटू टूथ इंक्रीज एसिड रेजिस्टेंस करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं रेजिन प्रोसेस को और रिड्यूसेस सॉल्युबिलिटी ऑफ एपेटाइट। फ्लोरोएपेटाइट है, फ्लोराइड एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, बाउंड फॉर्म में फ्लोरोएपेटाइट एंड अनबाउंड फॉर्म कैल्शियम फ्लोराइड के अंदर, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो फौरन आ जाए। पीएच डिक्रीज हो तो क्या होता है, अनबाउंड फ्लोराइड डिसॉल्व होता है और एंड रिलीज फ्लोराइड आयन रिलीज करता है और फौरन से वो अपना न्यूट्रल करने, पीएच को न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा और दांत को टीयर ऑफ और इरोजन होने से बचाना शुरू कर देगा। और फ्लोराइड क्या करता है कि कैरी जब स्टार्ट होती है तो कार्बोहाइड्रेट शुगर मेटाबॉलिज्म से स्टार्ट होती है तो उनको भी इनहिबिट करता है। और जीआईसी कैपेबल ऑफ अब्सॉर्बिंग फ्लोराइड टूथ, क्योंकि जीआईसी वो मटेरियल है जो कि जिसकी प्रॉपर्टीज बहुत हद तक टूथ के साथ मिलती है, जैसे टूथ एक्ट करता है वैसे ही जीआईसी एक्ट करता है। तो इसके अंदर ये एबिलिटी है कि फ्लोराइड को अब्सॉर्ब करे, और जो कि टूथपेस्ट के अंदर हमारे तकरीबन सारी ही टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड यूज होता है और जितने भी माउथ वॉशेज होते हैं उनके अंदर, तो वहां से ये जीआईसी अब्सॉर्ब कर लेता है फ्लोराइड आयंस को। और एडवांटेजेस इसका मैं बता चुका हूँ कि फ्लोराइड रिलीज करवाता है, मार्जिनल इंटेग्रिटी, केमिकल एडिशन बिटवीन टूथ करवाता है, इसकी केमिकल एडिशन होती है तो फिर उसकी वजह से मार्जिनल ब्रेकडाउन नहीं होती, इसके अंदर बायोकम्पैटिबल है और एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टी दिखाता है। डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, उसके लिए ब्रिटल है, ये वीक है, ज्यादा हाई स्ट्रेस बेरिंग एरिया में यूज नहीं कर सकते, मॉइस्चर सेंसिटिव है, और उसके बाद ससेप्टेबल टू लॉन्ग टर्म इरोजन एंड एब्रेजन होती है इसके अंदर, और शॉर्ट वर्क
अब इसके अंदर हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने जीआईसी कंप्लीट पढ़ लिया, हमें पता लग गया कि जीआईसी की अच्छी चीजें क्या है और जीआईसी की बुरी चीजें क्या है। अब आगे जितने भी सीमेंट्स आएंगे वो इसी को मॉडिफाई सिलिकेट सीमेंट्स बेसिस जीआईसी को मॉडिफाई कर करके इसके अंदर डिफरेंट कभी मेटल्स डाल दिए, कभी रेजन्स डाल दिए, जिससे इनकी प्रॉपर्टीज बढ़ जाएं। जैसे अभी ये जीआईसी जो है स्ट्रेस बेरिंग एरिया में नहीं है, तो इसके अंदर मेटल्स डाल देंगे तो इसकी मेटालिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, ये स्ट्रेस बेरिंग एरियाज में भी यूज कर सकते हैं। कुछ और मटेरियल्स डालेंगे तो उसकी और प्रॉपर्टीज अच्छी आ जाएंगी। तो इसी के अंदर हम मॉडिफिकेशन कर करके बाकी सारे मटेरियल्स भी मेटल रीइंफोर्स्ड रेजिन, मॉडिफाइड जीआईसी और जिंक ऑक्साइड यूजिनोल, ये सारे सीमेंट्स भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह।